आज का टॉपिक है वित्त के स्रोत। वित्त के स्रोतों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध का कार्य किसी भी संस्था द्वारा आवश्यक कोषों को अधिकतम अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध कराना है। एक व्यावसायिक संस्थान, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, उससे स्थायी संपत्तियों जैसे मशीनरी, भूमि, भवन, फर्नीचर आदि की खरीद द्वारा उत्पन्न सुविधाओं का सृजन करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही कच्चा सामग्री को क्रय करना, मजदूरी भुगतान करना तथा दैनिक व्ययों को चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों से की जाती है तथा कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति वित्त के अल्पकालीन स्रोतों से की जाती है। इस प्रकार से वित्त प्राप्ति के प्रमुख साधन भी दो होते हैं, दीर्घकालीन वित्त के स्रोत और अल्पकालीन वित्त के स्रोत। आज हम दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम दो प्रकार के होते हैं दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। एक है स्वामी या अंश पूंजी, जिसमें समता अंश और अधिमान अंश सम्मिलित किए गए हैं, और दूसरा है उधार या ऋण पूंजी, जिसमें ऋण पत्र तथा संस्थागत या अवधि ऋणों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों में आज अंश पूंजी के बारे में जानेंगे, अंश पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अंश किसी भी कंपनी के स्वामित्व को व्यक्त करने वाली इकाई को अंश कहा जाता है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंश का तात्पर्य पूंजी के एक हिस्से से होता है। पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है अंश कहलाता है। कंपनी अधिनियम में वर्णित है कि अंश का तात्पर्य किसी कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है, केवल उस दशा को छोड़कर जहां स्पष्ट रूप से स्टॉक तथा अंश में अंतर किया जाता है। तो इस प्रकार से अंश स्वामित्व की एक इकाई है जिसका धारक कंपनी का आंशिक स्वामी माना जाता है। अंश भी दो प्रकार के हैं। अंश पूंजी के अंतर्गत दो प्रकार के अंश सम्मिलित किए गए हैं। पहला है समता अंश। तो आज हम पहले समता अंश के बारे में भी जान लें। समता अंश से तात्पर्य ऐसे अंश से है जिन पर लाभांश तथा समापन के समय पूंजी की वापसी का पूर्व अधिकार नहीं होता। समता अंश किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना के आधार स्तंभ होते हैं। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तथा कंपनी के संचालन एवं प्रबंध पर वैधानिक दृष्टि से उन्हीं का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके बाद हम आते हैं समता अंशों की विशेषताओं पर। समता अंशों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है इसमें जोखिम पूंजी। समता अंशधारियों द्वारा प्रदान की गई पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। यह वह पूंजी है जो संस्था की अंतिम जोखिम को वहन करती है तथा संस्था की अवशिष्ट आय तथा अधिशेषों को बांटती है। दूसरा है अस्थिर लाभांश। समता अंश की दूसरी विशेषता है अस्थिर लाभांश। कंपनी के लाभ में से आयकर, ऋण पत्रों पर ब्याज, अधिमान अंशों पर लाभांश देने के बाद शेष लाभ में से समता अंशों पर लाभांश दिया जाता है। यदि लाभ पर्याप्त है तो अच्छा लाभांश दिया जाता है। यदि लाभ कम है या नहीं है तो कोई लाभांश नहीं दिया जाता। इस प्रकार समता अंशधारियों की आय अस्थिर प्रकृति की होती है। अगला है परिवर्तनशील बाजार मूल्य। समता अंशों के अंकित तथा प्रदत्त मूल्य का बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं होता। अंकित या प्रदत्त मूल्य स्थिर होते हैं, जबकि बाजार मूल्य कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की मात्राओं पर निर्भर करते हैं।
बाजार मूल्य का निर्धारण क्रेता और विक्रेता द्वारा तय किया जाता है, जिसके निर्धारण में कंपनी की अर्जनें, लाभांश, भावी संभावनाएं तथा प्रबंध की योग्यता आदि को ध्यान रखा जाता है। अगला बिंदु है पूंजी की वापसी। समता अंशों द्वारा जुटाई गई पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है, जिसकी वापसी के लिए कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अंश पूंजी कभी देय नहीं होती है। कंपनी के समापन के पश्चात ही समता अंशधारी अपनी पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है संपत्तियों पर दावा। कंपनी की संपत्तियों पर समता अंशधारियों का अंतिम दावा होता है। कंपनी के समापन के समय देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात शेष संपत्ति समता अंशधारियों से पूर्वाधिकार अंशधारियों में बांटी जाती है। इसके उपरांत शेष राशि आनुपातिक रूप से समता अंशधारियों में वितरित की जाती है। अगला बिंदु है नियंत्रण पर अधिकार। यद्यपि कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, परंतु समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होने के कारण मताधिकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति करते हैं। इसलिए कंपनी का वास्तविक नियंत्रण इन्हीं के हाथों में रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जिसमें मताधिकार, अनुमोदन, अग्र क्रयाधिकार, इन सबको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद विशेषताओं के बाद हम आते हैं समता अंशों के लाभ पर। समता अंश के निर्गमन द्वारा कंपनी को दीर्घकाल के लिए स्थायी पूंजी की प्राप्ति होती है। इसे कंपनी के जीवन काल में कभी वापस नहीं करना पड़ता, परंतु कंपनी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वह अपने समता अंशों का क्रय कर सकते हैं। दूसरा है इसमें समता अंशों के लाभ में ऋण क्षमता में वृद्धि। समता अंश पूंजी द्वारा कंपनी की स्थायी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं किया जाता, इसलिए सभी संपत्तियां बंधक के लिए उपलब्ध रहती हैं, जिनके आधार पर आवश्यकता के समय अतिरिक्त धन का प्रबंध किया जा सकता है। इस प्रकार अंश पूंजी कंपनी के ऋण क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा है स्थायी प्रभार नहीं। तीसरा लाभ है स्थायी प्रभार नहीं होता। समता अंश कंपनियों की संपत्तियों पर कोई स्थायी प्रभार उत्पन्न नहीं करते। इन अंशों पर लाभांश लाभों की उपलब्धता तथा संचालकों के विवेक पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है सस्ता तथा सुगम साधन। समता अंशों द्वारा पूंजी प्राप्त करना मितव्यता की दृष्टि से वित्त के अन्य स्रोतों तथा ऋण पत्रों की तुलना में सस्ता तथा सुगम साधन है। अगला बिंदु है योग्य व्यक्तियों के हाथों में प्रबंध। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तथा मताधिकार द्वारा इनके प्रबंध पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए कंपनी का प्रबंध योग्य व्यक्ति के हाथों में सौंपा जा सकता है। अगला बिंदु है सीमित आय वालों के लिए आकर्षण। समता अंश अधिकांशतः कम मूल्य के होते हैं और उन्हें सीमित आय वाले लोग आसानी से खरीद सकते हैं। लाभांश के रूप में नियमित आय प्राप्ति की भी संभावना बनी रहती है, इसलिए कंपनी जनता से कोष प्राप्त कर सकती है। अगला बिंदु है प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। समता अंशधारियों को मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। वे योग्य व्यक्तियों को संचालक चुन सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जिनके अनुसार महत्वपूर्ण मामलों में इनकी राय ली जाती है। अगला बिंदु है अधिक आय। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, अतः अधिक आय वाले वर्षों में इन्हें अधिक लाभांश मिलता है। अगला बिंदु है पूंजीगत लाभ। कंपनी के संचित कोषों पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। इन कोषों के कारण अंशों के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होती है, जिसके
फलस्वरूप उनका बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। इन बढ़े हुए बाजार मूल्यों पर अंशों का विक्रय करके अंशधारी पूंजीगत लाभ कमा सकते हैं। अगला बिंदु है साहसी नियोक्ताओं के लिए उत्तम साधन। यह उन व्यक्तियों के लिए अच्छी प्रतिभूति है जो साहसी प्रकृति के हैं तथा जोखिम के आधार पर लाभ उठाना चाहते हैं। ये समता अंश के लाभ थे। समता अंशों के कुछ हानियाँ भी हैं। पहली हानि है नियंत्रण का केंद्रीकरण। समता अंशों पर मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और ये हस्तांतरणीय होते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ व्यक्ति अधिकांश अंशों को खरीदकर कंपनी के नियंत्रण एवं प्रबंध को अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरा है समता पर व्यापार का लाभ नहीं। समता अंशों के निर्गमन द्वारा समस्त पूंजी एकत्रित की जाए तो कंपनी समता पर व्यापार का लाभ नहीं उठा सकती। अगला बिंदु है प्रति अंश आय में कमी। अंशों पर दिए जाने वाला लाभांश ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज की तरह व्यय के रूप में कर योग्य आय की गणना करते समय नहीं घटाया जाता। अतः समता अंशों के प्रयोग से आय कर की बचत नहीं होती। अगला बिंदु है अति पूंजीकरण। समता अंशों पर निर्गमन कंपनी को अति पूंजीकरण बना सकता है यदि ज़्यादा समता अंश निर्गमित किए जाएं। अगला बिंदु है उच्च लागत। अन्य प्रतिभूतियों की तुलना में समता अंशों में वित्त व्यवस्था महंगी पड़ती है। तो ये कुछ हानियां हैं। समता अंशों की तो समता अंश जहाँ एक तरफ लाभ प्राप्त करने में सहायक होते हैं, वहीं इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो ये समता अंश जिनके माध्यम से दीर्घकालीन वित्त एकत्र किया जाता है। दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों में दूसरा अंश के अंदर दूसरा भाग है अधिमान अंश। अधिमान अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिन्हें एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी का समता अंश की तुलना में प्राथमिक अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिमान अंश कहलाते हैं। अधिमान अंशों की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है अधिमान अंशों का आय पर सर्वाधिक अधिकार होता है। जब भी कंपनी को कोई भी लाभ या आय प्राप्त होती है उसमें से सबसे पहले अधिमान अंशों को दिया जाता है। दूसरा है संपत्ति पर अधिकार। अधिमान अंशों के विरुद्ध कोई विशिष्ट संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती, फिर भी कंपनी की सामान्य संपत्तियों में इनका अधिकार समता अंशधारियों से पूर्व होता है। और तीसरा है नियंत्रण का अधिकार नहीं। समता अधिमान अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तो ये तीन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अधिमान अंश कई प्रकार के होते हैं। अधिमान अंशों को कई प्रकारों में बांटा गया है। पहला है संचयी एवं असंचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश वे होते हैं जिन पर किसी वर्ष लाभों की कमी के कारण निश्चित दर से लाभांश नहीं दिया जा सके तो वह समाप्त नहीं होता, बल्कि वे इस लाभांश को अगले वर्ष के लाभ से पाने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार किसी वर्ष लाभांश न मिलने पर वह संचयी होता रहता है और भविष्य में जब भी लाभ होंगे पहले पूर्व वर्षों के बकाया लाभांश का भुगतान किया जाएगा, उसके बाद चालू वर्ष का। असंचयी अधिमान अंशों की दशा में यदि किसी वर्ष लाभ नहीं होता तो उस वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता तथा अगले वर्षों के लाभ से बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होता। दूसरे अधिमान अंश हैं शोध्य तथा अशोध्य अधिमान अंश। शोध्य अधिमान अंशों से आशय उन अंशों से है जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है। अशोध्य अधिमान अंश जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता।
सिर्फ कंपनी की समापन की दिशा में ही इनका शोधन किया जा सकता है। तीसरे हैं भागीदार तथा अभागीदार अधिमान अंश। भागीदार अंश वे होते हैं जिनके स्वामियों को निर्धारित दर से लाभांश देने के पश्चात बचे हुए अतिरिक्त लाभ में समता अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश देने के बाद शेष आय में समता अंशधारियों के साथ साथ हिस्सा लेने के अधिकारी होते हैं। अभागीदार अधिमान अंश वे होते हैं जिन्हें केवल निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाता है। अगले हैं सुरक्षित तथा प्रत्याभूतित अंश। सुरक्षित अधिमान अंश वे होते हैं जिन पर लाभांश के विषय में पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। इनके लिए कंपनी एक पृथक संचय कोष का निर्माण करती है, जिनमें से कम लाभ वाले वर्षों में इस कोष से लाभांश देने की व्यवस्था की जाती है। प्रत्याभूतित अंश वे होते हैं जिन पर लाभांश के लिए किसी अन्य संस्था अथवा सरकार द्वारा प्रतिभूति दी जाती है। अगले अंश है परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील अधिमान अंश वे होते हैं जिन्हें निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद अधिमान अंशों में बदलने का अधिकार होता है। अपरिवर्तित अधिमान अंशों को समता अंशों में बदलने का अधिकार नहीं होता। तो ये हैं अधिमान अंशों के प्रकार। अधिमान अंशों के कुछ लाभ भी हैं। अधिमान अंशों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को औद्योगिक विनियोग की ओर आकर्षित किया जाता है जो सुरक्षा के साथ साथ निश्चित आय चाहते हैं। अधिमान अंशों का प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं होता। अधिमान अंशधारियों संपत्तियों पर प्रभाव नहीं होता। अधिमान अंश भी कंपनी के वित्त पर कोई भार नहीं होते हैं। अधिमान अंशधारियों को निश्चित व नियमित आय होती है। कंपनी के समापन के समय पूंजी वापसी की प्राथमिकता इन्हें प्राप्त होती है। मंदी काल में जब ब्याज की सामान्य दरें गिरने लगती हैं तो अधिमान अंशधारियों को पहले की दर से आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार अधिमान अंशों के कुछ लाभ होते हैं। अधिमान अंश की कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे अधिमान अंश कंपनी पर स्थायी भार होते हैं। अधिमान अंश समता अंशों की तुलना में महंगा साधन है। अधिमान अंश अतिरिक्त लाभ में भागीदार नहीं होते। अधिमान अंशों में मंदी के समय कई बार हानि होती है और कंपनी के समापन की दिशा में अधिमान अंशों को केवल पूंजी का विनियोजित मूल्य ही प्राप्त होता है। तो ये अधिमान अंश और समता अंश जो दीर्घकालीन वित्त के प्रमुख स्रोत हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको मैंने दिया है। धन्यवाद।